आखिरकार तमिलनाडु की एमके स्टैलिन सरकार ने वो चाल दिखा ही दी, वो चेहरा दिखा ही दिया जिसके लिए वे पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहे थे। भारत से अलग होने के रास्ते की तैयारी। मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन ने उस समिति का गठन कर दिया जो ये तय करेगी कि क्या तमिलनाडु भारत से अलग हो सकता है। आखिर भाषा के विवाद से शुरू हुई यह कहानी अब तमिलनाडु को अलग करने तक पहुंच गई है क्या? आखिर एमके स्टैलिन क्यों देश विरोधी कदम उठाने के लिए अब पूरी बाकायदा समिति तैयार कर रहे हैं? पूरी कहानी समझाएंगे कि आखिर तमिलनाडु में हो क्या रहा है, आखिर एमके स्टैलिन अब क्या करने वाले हैं और एमके स्टैलिन की ये चाल, एमके स्टैलिन का ये दांव क्या वाकई में तमिलनाडु को भारत से अलग कर सकता है? नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। भारत में इन दिनों दो राज्यों ने जमकर तहलका मचा कर रखा है। ये ऐसे राज्य हैं जो भारत के संविधान से विपरीत चलने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे राज्य हैं जिन्हें भारत की राज्य भाषाओं से तकलीफ है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों से तकलीफ है, इन्हें भारत के संविधान से भी तकलीफ है और अब तो ऐसा लगने लगा है इन्हें भारत का हिस्सा होने में भी तकलीफ होने लगी है। हालांकि यह राज्यों की मांग नहीं है, यह राज्य की सरकारों की मांग है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की और इसके बाद दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की। इन दोनों ही राज्यों में केंद्र से उलट विपक्ष की सरकारें हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है जहां मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन है। दोनों ही राज्य पिछले कई दिनों से देश की सुर्खियों में हैं। अब पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि वक्फ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद ममता बनर्जी का एक बयान आया है। ममता बनर्जी ने एक बयान देते हुए कहा है कि हम वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। अब यह बात अपने आप में समझ में नहीं आ रही है कि आखिर पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी किस कानून का या संविधान के किस आर्टिकल का हवाला देकर राज्य की जनता के बीच यह ऐलान कर रही हैं। क्योंकि जो कानून बनकर आया है वो संसद से बनकर आया है और संसद से बना कानून भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। जम्मू कश्मीर में पहले ये कानून लागू नहीं होते थे क्योंकि वहां पर आर्टिकल 370 था, लेकिन 370 के अलग होने के बाद अब ये तमाम कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर ममता बनर्जी इस तरह के बयान देती है जिसमें वो कहती हैं कि हम संसद के कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, तो सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा मानती हैं या नहीं मानती हैं, या ममता बनर्जी को लगता है कि पश्चिम बंगाल भारत नहीं बल्कि बांग्लादेश का हिस्सा है? अगर ऐसा है तो ममता बनर्जी को यह भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन आज अपनी इस रिपोर्ट में हम पश्चिम बंगाल की बात नहीं करेंगे, हम बात करने जा रहे हैं उस राज्य की जिसने पिछले कई दिनों से भारत के सिर पर, भारत की केंद्र सरकार के सिर पर दर्द करके रखा है, तमिलनाडु। पहले भाषा का मुद्दा, इसके बाद रुपए के सिंबल का मुद्दा, इसके बाद नीट का मुद्दा, फिर परिसीमन का मुद्दा और अब स्वायत्त का मुद्दा। तमिलनाडु पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। पहले ये बातें कही जा रही थी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन से, राज्य की जनता को वो ये बात भड़काने में लगे हुए थे कि हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो केंद्र सरकार ने नीति बनाई है जिसमें त्रिभाषा का फॉर्मूला तय किया गया कि भाई आप अपने राज्यों में जो शिक्षा देंगे वो 3 भाषाओं में देंगे और इसमें हिंदी कहीं भी अनिवार्य नहीं है। इस पूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यह नहीं कहा गया कि आपको अपने राज्य की भाषा हिंदी अनिवार्य रखनी होगी। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके के मुखिया एमके स्टैलिन तमिलनाडु की जनता से बार बार कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है और हमारी द्रविड़ संस्कृति को खतरा है, इसे बचाना है तो हमें आपस में मिलकर केंद्र के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। ये मुद्दे चल रहे थे। इसके बाद आप बजट में रुपए का सिंबल बदल देते हैं, फिर आप परिसीमन में कहते हैं कि हमारी लोकसभा की सांसदी छीन ली जाएगी, हमारी सीटें छीन ली जाएंगी। और यहां तक तो ठीक था, आप तो ये भी कह रहे हैं कि जो नीट है हमें अलग किया जाए, तमिलनाडु के लिए एक अलग एग्जाम हो, उसको अलग से नीट ना देना पड़े। भाई आखिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भारत का तमिलनाडु को राज्य मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? यह सब तो चल ही रहा था। अब एक और यहां पर बड़ा दांव खेलने के लिए एमके स्टैलिन तैयार हो गए और यह दांव क्या है? तमिलनाडु की स्वायत्तता का, यानी कि तमिलनाडु की स्वतंत्रता का, आत्मनिर्भरता का। अब यह किस तरह का दांव है, इस पर बात करेंगे और क्या
संविधान में भारत की ऐसी कोई संभावनाएं हैं कि भारत का कोई राज्य स्वायत्त घोषित हो जाए, स्वतंत्र घोषित हो जाए? इसे लेकर क्या प्रावधान है? सबसे पहले बता दें कि तमिलनाडु में हुआ क्या है। दरअसल तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव से पहले ही तमिलनाडु की डीएमके सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार के बीच जबरदस्त तरीके से घमासान मचा हुआ है। बार बार तमिलनाडु के मुखिया यानी कि एम के स्टैलिन कोई ना कोई सिगुफा राज्य की जनता के सामने छोड़ देते हैं और उनका मकसद एक ही रहता है कि देखिए तमिलनाडु के साथ भेदभाव हो रहा है, तमिलनाडु के साथ कहीं ना कहीं आघात वो हो रहा है, विश्वासघात हो रहा है। और अब उन्होंने एक समिति का गठन किया है, इसका ऐलान किया है। ये समिति तमिलनाडु की स्वायत्तता की जांच करेगी। स्वायत्तता यानी कि तमिलनाडु स्वतंत्र हो सकता है या नहीं हो सकता है। स्वायत्तता क्या होती है? एक प्रकार की स्वतंत्रता। आपने देश के कई ऐसे शिक्षण संस्थानों को देखा होगा, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। एक शहर है जहां पर एक यूनिवर्सिटी होती है और उस यूनिवर्सिटी के अधीन शहर की तमाम कॉलेज आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कॉलेज होती हैं जो स्वायत्त होती हैं। उनका अपना प्रशासन होता है, उनके अपने नियम होते हैं, उनके जो यूनिवर्सिटी के नियम है उन स्वायत्त कॉलेज में नहीं चलती, जिसे हम ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं। ऐसी कई संस्थानें होती हैं। अब तमिलनाडु कह रहा है कि तमिलनाडु की सरकार, एम के स्टैलिन कह रहे हैं कि भाई हम चाहते हैं कि हम ऑटोनॉमस राज्य बन जाएं। भारत में अभी कोई भी ऐसा राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर में कुछ विशेष प्रावधान हुए थे जब 370 लगा हुआ था, उसे हम ऑटोनॉमस बॉडी कह सकते थे। लेकिन फिलहाल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहीं भी कोई भी स्वायत्त बॉडी नहीं है। लेकिन अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन ने एक समिति का गठन करवाया है जिसमें 3 मेंबर रखे गए हैं। एक मेंबर है जस्टिस कुरियन जोसेफ, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, और इसमें 2 आईएएस भी रखे गए हैं। एक अशोक शेठ है और एक नागराजन है, एमयू नागराजन है, वो भी आईएएस अधिकारी हैं। अब इन 3 सदस्यों की समिति बनाई गई है जिसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं जस्टिस कुरियन जोसेफ, उन्हें बनाया गया। अब सबसे पहले आप समझिए कि इस समिति का चेयरमैन कौन है, क्योंकि आगे की पूरी कहानी आपको इससे ही समझ में आएगी। साल 2018 का आपको एक वाकया याद होगा, मैं आपको तारीख भी बता देता हूं। ये तारीख थी 12 जनवरी की। 12 जनवरी की सुबह करीब 10 बजे अचानक, अगर आपने अपनी टीवी सेट्स को खोला होगा, आपने न्यूज़ चैनल्स को खोला होगा, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी राजनेता की नहीं, किसी प्रधानमंत्री की नहीं, किसी मुख्यमंत्री की नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 4 टॉप मोस्ट, सीजेआई को छोड़कर जो 4 टॉप मोस्ट जजेस थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और ये तमाम जजेस इस बात के आरोप लगा रहे थे कि जो तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस दीपक मिश्रा, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और मनमाने तरीके से वो केस की सुनवाई करते हैं। और इसे लेकर पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मीडिया के सामने बाकायदा एक पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई थी और इसे न्यायपालिका के लिए कहीं ना कहीं काला दिन भी कहा गया। उन 4 जजेस में जस्टिस चेलमेश्वर थे और उनमें से एक थे जस्टिस जोसेफ कुरियन जोसेफ। और अब कुरियन जोसेफ को इस समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। कुरियन जोसेफ कितनी न्यायपालिका की कद्र करते हैं, कितना वो देश के संवैधानिक संस्थानों की कद्र करते हैं, इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इस समिति के गठन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि यह समिति 1 साल के भीतर, यानी कि 2026 के जो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले इस बात की जांच करेगी कि क्या तमिलनाडु जो राज्य है उसे स्वायत्तता मिल सकती है, क्या तमिलनाडु को स्वायत्तता हासिल होनी चाहिए, तमिलनाडु को क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इस बात की जांच करेगी। क्यों करेगी, इसके पीछे हवाले भी दिए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टैलिन कहते हैं कि तमिलनाडु के साथ जो केंद्र सरकार है वो भेदभाव करती है। तमिलनाडु राज्य के जीडीपी में 2nd लार्जेस्ट जीडीपी गिवर है, यानी कि जो राज्य के देश की जीडीपी है उसमें देश में 2nd लार्जेस्ट जो योगदान रहता है वो तमिलनाडु का रहता है। लेकिन इसके बावजूद अगर तमिलनाडु 1 रुपये कमाकर केंद्र की सरकार को देता है तो हमें बदले में 29 पैसे मिलते हैं। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का इल्जाम है, आरोप है केंद्र सरकार के ऊपर। उनका कहना है कि हमारे ऊपर हमारी सांस्कृतिक धरोहर को छीना जा रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, हमारे ऊपर हिंदी थोपी जा रही है, हमारे ऊपर परिसीमन के जरिए हमारी जो लोकसभा की ताकत है वो कम की जा रही है, हमारे प्रतिनिधित्व की ताकत को कम किया जा रहा है। और ये तमाम तथ्य देकर इस बात के लिए समिति तैयार की गई है कि आप देखिए कि क्या
तमिलनाडु स्वायत्त हो सकता है और किन मानदंडों पर हो सकता है। अब आप एक बात समझ लीजिए, ये वो ख्वाब है, ये वो सपना है जो फिलहाल एमके स्टैलिन देख रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया है कि 2026 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है वो उनके पुरखों की सत्ता पर अंकुश लगा सकता है। करुणानिधि, करुणानिधि से एमके स्टैलिन, एमके स्टैलिन से उदयनिधि, ये तमाम चीजें चलती जा रही हैं। एक के बाद एक ही तमिलनाडु की सत्ता में एक ही परिवार आकर बैठता है और कहीं ना कहीं द्रविड़ियन संस्कृति का हवाला देता है। अब एमके स्टैलिन कहते हैं कि जो भाई द्रविड़ियन संस्कृति है उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही है। अगर हिंदी तमिलनाडु में आएगी तो हमारी जो द्रविड़ियन संस्कृति है वो कमजोर हो जाएगी, और इसे लेकर अब ये पूरी समिति तैयार की गई है। लेकिन क्या ये संभव है? भारत का संविधान क्या कहता है, पहले आप ये समझ लीजिए। इसको समझने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप अगर संविधान खोलेंगे तो संविधान का जो पहला आर्टिकल है, जो पहला अनुच्छेद है, वो यही कहता है, भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया, जो कि भारत के नाम से भी जाना जाएगा, वो राज्यों का संघ होगा। यानी कि भारत के भीतर जितने भी राज्य हैं वो एक संघ के तले होंगे। भारत में एक राज्य से दूसरा राज्य तो बनाया जा सकता है, जैसे मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड हो गया, ऐसे राज्य बनाए जा सकते हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, लेकिन कोई भी संघ से बाहर नहीं जा सकता है। भारत से कोई भी राज्य खुद को अलग होकर स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकता है। यह अधिकार संघ का है, यह अधिकार भारत की सरकार का है। कोई राज्य अपने भीतर कह सकता है कि हमारे पास संसाधन कम है, हम चाहते हैं कि ये इतना हिस्सा है और भाई हमें अलग राज्य बना दिया जाए, तो भारत के संघ के भीतर ही अगर सरकार को लगता है तो उसे अलग राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। बिहार से झारखंड अलग हुआ, ऐसे तो उदाहरण आपके पास भरे पड़े हैं। 1947 से लेकर आज तक राज्यों के कई निर्माण हुए और ऐसे होते होते ही हम 28 राज्यों तक पहुंचे हैं। लेकिन किसी भी राज्य के पास ऐसी कोई भी संवैधानिक ताकत नहीं होती है जिससे वो खुद को संघ से अलग कर ले, यानी कि भारत से अलग कर ले। अब आप बोलेंगे कि ताकत नहीं होती है, लेकिन अगर अपने बलबूते की से करे, अगर एक ताकत के जरिए करे, जनता एक साथ आ जाए, विरोध करे, बलवा करे, तो क्या ये संभव है? तो भी संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर तमिलनाडु की पूरी जनता, 7 करोड़ की जनता एक साथ कहती है कि हम अपने आप को भारत से अलग करना चाहते हैं, हम तमिलनाडु को एक स्वतंत्र देश घोषित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सेना है, उसके लिए हमारे पास सरकार इसीलिए सेना रखती है कि अगर कोई राज्य ऐसी गुस्ताखी करता है, अगर कोई राज्य में कोई ऐसी भड़काऊ ताकतें हैं या विदेशी ताकतें हैं जो राज्यों को भड़का रही है और शक्ति के बलबूते कोई राज्य खुद को अलग करने की चेष्टा करता है, तो इसके लिए ही सेनाएं हैं, इसके लिए ही अर्धसैनिक बल है, जिसके बाद बल प्रयोग के जरिए ऐसे आंदोलनों को थमाया जा सकता है। पंजाब में मांग होती रहती है, खालिस्तान की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन आज तक वो मांग पूरी हो पाई क्या? नहीं हो पाई। अब ये बात समझनी चाहिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन को भी कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं जो संभव नहीं है। तो यहां पर जवाब मिलता है सत्ता बचाने के लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अब समझ गए हैं कि तमिलनाडु में उनकी सत्ता अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है, इसीलिए वो बार बार केंद्र और राज्य के बीच टकराव की बात लेकर आते हैं जो द्रविड़ जनता है। आप एक बात समझिए, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु की स्थिति अलग है। पश्चिम बंगाल में धार्मिक, वहां पर वोट बैंक का जो पूरा मसला चलता है, दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत की करीब 87% जो यहाँ पर नागरिक हैं, यहाँ पर जो जनता है वो हिंदू है, लेकिन बावजूद इसके हिंदू यहाँ पर दूसरे धर्मों से लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर उत्तर और दक्षिण की लड़ाई चलती है। जो द्रविड़ियन संस्कृति है, द्रविड़ियन संस्कृति खुद को कहती है कि भाई हम अलग हैं, हम उत्तर की जो भी वहाँ के रिचुअल्स होते हैं, जो उत्तर की जो ब्राह्मणिक एक जो कहा जाए कि यहाँ पर पूरे संस्कार होते हैं, द्रविड़ियन के संस्कार अलग होते हैं और हम उनके संस्कारों को नहीं मानेंगे। और तमिलनाडु की डीएमके सरकार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसी बात का फायदा उठाते हैं। वो बार बार ये राज्य की जनता को कहते हैं कि हमारी जो द्रविड़ियन संस्कृति है इस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है, और ये हवाले देते रहते हैं। कभी वो हिंदी का हवाला देते हैं, कभी वो रुपए का सिंबल बदल देते हैं, कभी वो नीट की मांग करते हैं, तो कभी वो परिसीमन की मांग करते हैं। और अब तमिलनाडु को वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र घोषित करने की तैयारी भी कर रहे हैं। हालांकि ये तैयारी पूरी तरह से ठंडे बस्ते की तैयारी है। ये बात
एम के स्टैलिन भली भांति जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आखिरी वो बड़ा दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी सत्ता बच चुके। क्यों? अब सत्ता जाने का डर क्यों सता रहा है? एम के स्टैलिन ये समझ गए कि अभी तक जो उनका विपक्षी दल था वो AIADMK था, यानी कि जयललिता वाली AIADMK। 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें 159 सीटों पर यहां पर डीएमके को जीत मिली थी और करीब 66 सीटों पर AIADMK को सीट मिली थी, भाजपा को 4 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार AIADMK और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो गया है, जिस लिहाज से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़कर ऊपर आया है। सीट नहीं मिली लेकिन वोट बैंक ऊपर आया है और यहां पर करीब 6% का जो वोट बैंक है 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव में वो डीएमके का गिरा है। इससे यह बात साफ झलक रही है कि भाई डीएमके को अब तमिलनाडु में पसंद नहीं किया जा रहा है, जनता कहीं ना कहीं खिलाफ है। लेकिन अब जनता को जोड़ने के लिए क्या किया जाए? यहां पर डीएमके की पूरी राजनीति, पूरी सियासत विभाजन की हो गई है। भाषा के तौर पर विभाजित किया जाए, सीमाओं के तौर पर विभाजित किया जाए, अधिकारों के तौर पर विभाजित किया जाए। हालांकि ये विभाजन की नीति अब बहुत नहीं चलने वाली है। तमिलनाडु की जनता इस बात को समझने लगी है कि भारत में ये विभाजन की नीति नहीं चलती है। वहाँ की सरकारें समझती, यहाँ के राज्य की जो जनता है वो ये समझती है कि इन्हें सिर्फ सत्ता में आना है। अब तैयारी आप देख ही लीजिए, जिस लिहाज से करुणानिधि ने एम के स्टैलिन को पहले अपनी ही राज्य में डेप्यूटी सीएम बनाया था, फिर सीएम बना दिया, अब वही राग एम के स्टैलिन भी अलाप रहे हैं। अपने बेटे को अचानक डेप्यूटी सीएम बना दिया है, अब इसके बाद वो आगे जाके सीएम बन जाएंगे, इसके बाद करुणानिधि, इसके बाद उदयनिधि की किसी और को सीएम बनाएंगे। तो ये परिवारवाद, पूरी राजनीति है परिवारवाद की और इसके लिए तमिलनाडु की जनता का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र के साथ टकराव लाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है और हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं डीएमके को समझनी चाहिए, ये बात एम के स्टैलिन को समझना चाहिए कि जो आप भारत को तोड़ने का ख्वाब देख रहे हैं, ये ख्वाब छोड़ दीजिए, क्योंकि भारत को तोड़ने का ख्वाब कई लोगों ने देखा लेकिन आखिर में वो खुद टूट गए और भारत आज भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।